जय हिंद। पिछली क्लास में हम सभी बउआ मंगलम पाठ को बहुत अच्छा तरीका से क्या कर चुके थे, पढ़ चुके थे। तो क्या आप सभी अभी टेस्ट देने के लिए तैयार हैं? अगर हम टेस्ट लगी पूछे तो बना सकते हैं। हम पूछें, हम टेस्ट ले सकते हैं अभी। बताओ, मंगलम पाठ को पढ़ा दिए थे, बताइएगा आंसर। ऑब्जेक्टिव क्या हुआ? मैथ में 15 चैप्टर में है, तब मंगलम पाठ से अगर हम पूछे तो बता दीजिएगा। रेडी हैं? रेडी है कि नहीं है? बता दीजिएगा। सही में अब सीख चुके थे सीख चुके थे ना। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपसे वो पूछते हैं कि वेदा हेमंतम पुरुष महांतम, वेदा हेमंतम पुरुष महांतम बरेत यान था मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? लास्ट वाला था श्वेताश्वर उपनिषद से, गलती हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 बउआ, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? उपनिषद से। बकलोल, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? आदमी क्या बुआ, देखो आद करते रहिए, जो लेसन खत्म हो रहा है। तीसरा क्वेश्चन, अनो अन्यान, अनो अन्यान महतो मयान, पानी लाया वहां पर पानी है, लेके आओ। अनो अन्यान महतो मयानम आत्मनम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? कठोपनिषद से। कौन सा उपनिषद से? कठोपनिषद से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हो क्या है? पूछा हुआ है। चलिए, अगला क्वेश्चन, नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है? चलिए, महान से महान क्या है? अगला 2019 का क्वेश्चन, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर 2020 का फर्स्ट सिटिंग में सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? मुंडकोपनिषद। कौन सा उपनिषद हुआ? मुंडकोपनिषद। क्वेश्चन नंबर अगला 8वां, हिरण्यमयन पात्र न दृष्टि, यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद से। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन हुआ, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? कितने उपनिषद है? मंगलम पाठ के लेखक कौन है? महर्षि वेद। अगला, सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? सोने के पात्र नहीं रहेगा तो हिरण्यमयन का, क्योंकि हिरण्यमयन का अर्थ क्या होता है? सोने के पात्र। बहुत अच्छा हुआ। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोलिए, छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा क्या है? बहुत अच्छा। 2021 का क्वेश्चन, नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? नाम और रूप को छोड़कर। क्वेश्चन नंबर 14, किसकी जीत नहीं होती है? क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर अनो अन्यान है भरने वाला, फिलिंग द ब्लैंक्स बोलो तो क्वेश्चन आता है ना, तो ऐसा ही था। अगला, स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? ये अगला, अत्यति पद का अर्थ होता है देखा जाता है। बताए थे ना, बताए थे ना, क्या होता है? देखा जाता है। तो मुझे लगता है आप अच्छी तरह से क्या कर चुके थे? आद कर दिए हैं, आद कर लिए, बन जाएगा। चलो एक बार फिर से मंगलम पाठ को देखते हैं कि मंगलम पाठ में कुल कितना मंत्र था? 7। कितना उपनिषद था? वेदों की संख्या, वेदों की संख्या 4, वेदांगों की संख्या 6, पुराणों की संख्या 18, उपनिषदों की संख्या 108। 100। पहला मंत्र किस उपनिषद से लिया गया? मंगलम पाठ। और द्वितीय मंत्र कठोपनिषद से। और तीसरा चौथा
मुंडकोपनिषद से। अब पांचवा मंत्र हुआ श्वेता से। चलिए बस इतना याद है, मंगलम पाठ में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आज हम बुआ संस्कृत में हल्ला नहीं कीजिए बुआ, ध्यान सुनिए। संस्कृत में चैप्टर नंबर सेकेंड बुआ, चैप्टर का नाम है तिरिच। तीच है बुआ, तिरिच। तो देखिए तिरिच है, देखिए तिरिच है बुआ। इतना दर्दनाक घटना है कि मैं पढ़ाते उस कहानी को मैं कन गया, समझ गया ना। इतना दर्दनाक घटना है। क्लास 12 के हिंदी में कहानी का नाम है तिरिच। तिरिच के लेखक है उदय प्रकाश। तिरिच जो उसमें इमेजिंग किया गया, इसी तिरिच का घटना है। तिरिच जो सबसे विशाल होता है, विशाल मतलब जहरीला होता है, विषधर होता है, और उदय प्रकाश यानी स्वयं लेखक के पिताजी को काट लेता है। वह शहर की ओर जाते हैं और शहर में उनकी स्थिति ऐसा होता है कि वो, अगर आप कहानी सुनिएगा तो रो पड़िएगा। सब उस हालात में आ गया था 12th वाला, है ना। तो बहुत ही दर्दनाक कहानी है तिरिच। उदय प्रकाश 12th में पढ़ना है ना। तिरिच क्या नाम हुआ? तिरिच। अगर हाँ बहुत, इसमें आपको भी हिंदी में पढ़ाएंगे वर्णिका, जो आप भी एगो लगेगा ऐसा लेसन कि हम भी रो पड़े, है ना। वर्णिका चैप्टर में लगेगा, अब बाकी पूरा गुधोली नहीं लगेगा। वर्णिका जब पढ़ाएंगे तो एक चैप्टर ऐसा आएगा, चैप्टर का नाम है ढहते विश्वास, समझ गया ना। तो हम पढ़ाएंगे अलग अंदाज में, है ना। चलिए यहाँ पर अगर मेरे साथ भी चलते हैं तो वो संस्कृत के चैप्टर नंबर सेकेंड, चैप्टर का नाम है पाटलिपुत्रम। पाटलिपुत्रम वैभवम, ऐसी है। पाटलिपुत्रम ऐसे है, ऐसी है। अगर मेरे साथ बने रहते हैं तो ऑब्जेक्टिव बउआ एक भी नहीं छूटने वाला है, जिस प्रकार पहला चैप्टर में बना था। अच्छा, पहला चैप्टर से और सिंपल है और हल्का है, और बउआ हार्ड नहीं है, एकदम ही नॉर्मल है। तो चैप्टर के नाम में ही देखो सब कुछ छिपा रहता है चैप्टर में ही। चैप्टर समझ गए बुआ? चैप्टर पूरा अच्छा समझ में आ गया। चैप्टर का हेडिंग यानी शीर्षक, चैप्टर का नाम है पाटलिपुत्रम। क्या नाम है बुआ? पाटलिपुत्रम वैभवम। पाटलिपुत्रम वैभवम, चैप्टर का नाम क्या है? पानी पी लेते हैं। कैसा लग रहा? पिया पानी तुम? पानी पिएगा सब लो। चैप्टर के नाम में ही, चैप्टर के शीर्षक में ही, चैप्टर के पाठ में भी, चैप्टर के अध्याय के नाम में ही बउआ पूरा आपका क्या रहता है, छुपा हुआ रहता है कि किस बात पर इस लेसन में हम सभी क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम बउआ पाटलिपुत्रम। तो इससे तू लेसला है समझाया था, हम टीवी लिए मक्खी है।
चलो अब कैसा लो अंदर चलो, चैप्टर का नाम है अब शांत रहो हुआ, अब हल्ला एकदम नहीं, एकदम। चैप्टर का नाम है पाटलिपुत्रम वैभवम। पाटलिपुत्रम वैभवम, क्या तिरिश जी? पाटलिपुत्रम वैभवम, पाटलिपुत्रम। इसमें लेखक बताते हैं कि अगर तिरिच काट लेता है, तिरिच काट लेता है तो आपको 24 घंटा में मृत्यु हो जाएगा। आप सुनिए, और कहते हैं अगर तिरिच काट लिया, अगर तिरिच पेशाब कर दिया, क्या कर दिया? अब पेशाब में लोट बोट कर दिया तो आपको निश्चित मरना है। तो कोई पहले जाए काटेगा तो पहले पेशाब करेगा, तिरिच क्या करेगा? टॉयलेट। और टॉयलेट में लोट पोट करता है, टॉयलेट में लोट पोट, टॉयलेट में लोट पोट कर दिया तो आपको निश्चित ही मृत्यु होना है। उदय प्रकाश बताते तिरिच कहानी में, क्लास 12th में। हाँ, और 24 घंटा मर गया, बहुत दर्दनाक घटना है। आप पढ़िएगा तो रोज पढ़िएगा उनके साथ जो शहर में क्या क्या होता है, तो बहुत। तिरिच, ये तिरिच है और क्या ये लिजार्ड, विषधर, समझ गया ना? तो बहुत क्या तिरिच लिजार्ड बोलता है। चलिए, तो उधर छोड़ दीजिए, 12th में जाएगा तब पढ़िएगा। यहाँ पर पढ़िए हुआ पाटलिपुत्रम। तो पाटलिपुत्रम मतलब हुआ पटना, पाटलिपुत्रम मतलब पटना, पाटलिपुत्रम मतलब क्या होता है? पटना। पटना के बारे में अगर आपको निबंध लिखने के लिए कहे तो क्या क्या लिख सकते हैं? बस आप साइलेंस रहिए और सभी लोग बोलिएगा ना कि बउआ कि अगर पटना पर आपको निबंध लिखने के लिए बोले कोई, तो आप पटना के बारे में क्या क्या लिख सकते हैं? पहला आप लिख सकते हैं कि बिहार की राजधानी क्या है? बिहार की राजधानी बउआ पटना, बिहार की राजधानी पटना। और क्या लिख सकते हैं? हाँ, बहुत अच्छा। पटना जो है हमारी गंगा नदी के किनारे, पटना, पटना गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। क्या है? बसा हुआ। चलिए, हाँ, बहुत अच्छा जवाब। पटना में क्या है बउआ? गोल घर है। पटना में क्या है? गोल घर है। और बोलिए बउआ, और बोलिए। हाँ, बहुत अच्छा। पटना में गांधी मैदान है। पटना में क्या है? गांधी मैदान, गांधी मैदान। और क्या है? चलिए, पटना में जनसंख्या अधिक। चलिए चलिए, वो भी है, लेकिन और कुछ बोलिए। पटना एक शहर है। जो पटना शहर है। चलिए, चलो ठीक है, और बोलिए। पटना में ही है बस वो तो पढ़ ही रहे तो कुछ लिखेंगे। चलिए, तो वो यहाँ पर ये सभी बेसिक नॉलेज हम पढ़ेंगे, लेकिन इसके साथ साथ पटना में कौन कौन से, देखो विदेशी यात्री आया था, पटना का नाम किस प्रकार पड़ा, इसमें पढ़ेंगे। पटना का जो शब्द है, अभी सब पहले पटना किस प्रकार ही पटना नाम पड़ा इसका कारण जानेंगे। उसके बाद यहाँ पर कौन कौन से विदेशी यात्री आए और विदेशी यात्रियों ने पटना के बारे में क्या लिखे हैं वो पढ़ेंगे। और पटना में कौन कौन सा पर्व मनाया जाता था, महोत्सव मनाया जाता था, वो भी जानेंगे। शासन प्रशासन विधि व्यवस्था जानेंगे। चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म। यानी पहला पढ़ेंगे पटना का बेसिक नॉलेज, पटना का मतलब कि क्या है, कहाँ स्थित है ना। उसके बाद यहाँ पर प्रमुख दर्शनीय स्थल पढ़ेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सा प्रमुख दर्शनीय स्थल है, देखने योग्य, घूमने योग्य। उसके बाद यहाँ पर पढ़ेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से विदेशी यात्री आए, कौन कौन से विदेशी यात्री आए। चलिए, विदेशी यात्री के आए और पटना के बारे में क्या लिखे, उनका क्या विचार था कि पटना किस समय था, यहाँ का विधि व्यवस्था शासन प्रशासन किस तरह से कार्य कर रहा था जब विदेशी यात्री आए। उसके बाद पढ़ेंगे यहाँ पर
पटना में वह कई एक वर्ष पहले महात्मा बुद्ध भी आए थे और महात्मा बुद्ध पहले ही स्टेटमेंट कर दिए थे, कथन कर दिए थे कि पटना आने वाला समय, भविष्यवाणी कर दिए थे कि आने वाला समय में पटना इन परिस्थितियों से गुजर सकता है और ये सही मायने में सच साबित हो रहा है। जो है ना, पहले ही बोल दिए थे, 6ठी शताब्दी में ही बोल दिए थे और मतलब पहले ही बोल दिए थे 5वीं शताब्दी, है ना। तो ऐसे करके उनका प्रूफ अभी हो रहा है। कौन कौन, तेरा पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे, बस इतना ही पढ़ेंगे। चलिए अब बाकी चैप्टर में देखेंगे। तो चैप्टर का नाम है वो पाटलिपुत्रम वैभव। पाटलिपुत्र मतलब पटना, वैभव मतलब दृश्य। चलिए, पाटलिपुत्र मतलब हुआ पटना, वैभव मतलब दृश्य, वैभव मतलब दृश्य, मतलब या सौंदर्य भी कह सकते, क्या कहते, वैभव मतलब स्थिति, समझ गए ना। वैभव गौरवशाली, वैभव मतलब गौरवशाली, उसका इतिहास, उसका क्या, यानी किनका इतिहास, पटना का इतिहास। किसका इतिहास? अब जैसे जैसे बोलेंगे और वो आप बुक देखिएगा और जितना हम बोलेंगे, अगर आप बने रहते हैं मेरे साथ तो वो आपको एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। इसलिए प्यार से, मोहब्बत से देखिए। जब पाटलिपुत्र वैभव का समझ गए, तो पाटलिपुत्र मतलब पटना, वैभव मतलब वहां का दृश्य, वहां का सौंदर्य, वहां का वो कह सकते हैं परिदृश्य कैसा है, वहां का गौरवशाली इतिहास कैसा है, किस प्रकार वह वैभव को बनाए हुआ, कौन सा शहर, पटना। समझ गया ना। चलिए देखिए बुक, जो आप फिगर जो बना हुआ वो ये गोल घर का है, किसका है वो, देखिए द्वितीय पाठ है पाटलिपुत्रम वैभव, हेडिंग दिया हुआ है। चलिए सुनिए अब। बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वधार्यत। बिहार राज्यस्य मतलब बिहार राज्य की, राजधानी नगरम मतलब राजधानी नगर, पाटलिपुत्र मतलब पटना, सर्वेषु मतलब सर्वेषु मतलब सभी, कालेषु मतलब कालों में, महत्व धारत मतलब महत्व को धारण किया हुआ है। जब फिर से समझिए बुआ, आपको फिर ऐसा मौका नहीं मिलने वाला है, ऐसा मौका ये हो गया अंत, ये क्या हो जाएगा, जैसे ही खत्म होगा आपको निबंध पड़ेगा, आपको इसको क्या करके आना है, हिंदी लिख करके क्या करना है, आना है। इसलिए जितना अच्छा सुनेंगे उतना लिखेंगे। सुनिए, बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्व धार्यत। पहले जब पढ़ लेंगे उसके बाद समझाने लगे तो फिर समझिएगा, और जब तक पढ़ी तो आप देखिएगा बुक। फिर से समझ आ रहे हैं। बिहार राज्यस्य मतलब बिहार राज्य की, राजधानी नगरम मतलब राजधानी नगर, पाटलिपुत्र मतलब पटना, सर्वेषु मतलब सभी, कालेषु मतलब कालों में, महत्व धार्यता दो शब्दों से मिलकर बना है, महत्व प्लस धार्यता, महत्व मतलब महत्व को, धार्यता मतलब धारण किया हुआ है। यानी यानी कि बिहार राज्य की राजधानी पटना, बिहार राज्य की राजधानी पटना नगर है, जो सभी कालों में अपने महत्व को धारण किया हुआ है। यानी ऐसा कोई भी काल नहीं है, कोई भी समय नहीं है जो वह कभी गरीब रहा है। क्या रहा है, मतलब हमेशा मगध का शासन था, मगध से जाना जाता था, मतलब कई कालों से वो महत्व, मतलब वहां का स्थिति, मतलब जो रहता ना कि ये देश गरीब है, ये नगर, ये शहर है जो कमजोर है, आर्थिक स्थिति कमजोर है। लेकिन पटना का इतिहास है जो आज से नहीं, अभी तो गौरवशाली इतिहास है। ये देखो पटना शहर है, फेमस है, ये प्राचीन काल से ही अपने महत्व को क्या किया हुआ है, धारण किए हुए है। कौन, तो पहला आपको क्वेश्चन पूछेगा, बिहार राज्य की राजधानी, बिहार राज्य की राजधानी, बिहार राज्य की राजधानी, बिहार राज्य की राजधानी,
बिहार राज्य की राजधानी, बिहार राज्य की राजधानी पटना। ये पढ़ाएंगे भैया। हाँ, बिहार पहला आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बिहार राज्य की राजधानी क्या है बउआ? बिहार राज्य की राजधानी क्या है? राजधानी क्या है बउआ? पटना। पटना है। कौन सा शहर है? हाँ। अगला क्वेश्चन, सभी कालों में कौन अपने महत्व को धारण किया हुआ है? पटना। सभी कालों में कौन अपने महत्व को धारण किया हुआ है? सभी कालों में कौन अपने महत्व को धारण किया हुआ है? कौन अपने महत्व को धारण किया हुआ है? कौन अपने महत्व को धारण किया हुआ है? क्वेश्चन बन गया। पहला क्वेश्चन, बिहार राज्य की राजधानी पटना। सभी कालों में कौन अपने महत्व को धारण किया हुआ? पटना। समझिए भैया, बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्व धार्यत। यानी बिहार राज्यस्य मतलब बिहार राज्य की, राजधानी नगरम मतलब कौन छे? कौन सी झाले? कौन तो सलवा पर? जी हाँ, वो रख दिलिए रहे ना। चलिए बोर्ड वाला रूम में देखो, अच्छा जवाब पर है ऊपर का टांगा है। क्या बोले बुआ? कि बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्व धार्यत। यानी कि बिहार राज्य की राजधानी कौन है? पटना। बिहार राज्य की राजधानी कौन है? पटना। अभी से नहीं, आधुनिक काल से, जबकि प्राचीन काल से ही अपने महत्व को क्या किया हुआ है? धारण किया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन पूछेगा कि सभी कालों में कौन सा ऐसा शहर है जो अपने महत्व को धारण किया हुआ है? क्या पूछेगा? प्राचीन कालों से ही कौन अपने महत्व को धारण किया हुआ है? बिहार राज्य की राजधानी। इतना से अर्थ समझ गए ना? लास्ट बार, बिहार राज्य से मतलब बिहार राज्य की राजधानी नगर मतलब राजधानी नगर है। यानी बिहार राज्य की राजधानी क्या है? बिहार राज्य से राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम। यानी बिहार राज्य की राजधानी क्या है? पटना। बिहार राज्य की राजधानी क्या है? पटना। सर्वेषु मतलब सभी, कालेषु मतलब कालों में, महत्व धारयता मतलब महत्व को धारण किया हुआ है। पूर्ण रूप से, यानी बिहार राज्य की राजधानी पटना है, जो सभी कालों में अपने महत्व को क्या किया हुआ है? सभी कालों में मतलब यह आने की, कहने का तो कि कोई भी ऐसा काल नहीं है जहां पर वह पटना की स्थिति जर्जर रही है, बदतर रही है, उसकी स्थिति खराब रही है। ऐसा कोई काल ही नहीं हुआ है। यानी वह अधिकतम मतलब कि लगभग समय पटना की स्थिति क्या रहा है? ठीक रहा है, अपने महत्व को धारण किया हुआ है। अपने पढ़ाई के क्षेत्र में हो, या संग्रहालय के क्षेत्र में हो, या वह कोई भी क्षेत्र में हो, तो वह शासन प्रशासन से या विधि व्यवस्था से तो सबसे आगे कौन था? पटना। कौन था वह? पटना। चलिए आगे सुनिए। अस्य इतिहासे सार्ध सहस्त्र द्वितीय वर्ष परिमिता वर्तते। अश्य मतलब इसका, अश्य मतलब इसका, इतिहास मतलब इतिहास, सर्द सहस्त्र अर्थ भी लिख सकते हैं, समझ गए ना? अश्य मतलब हुआ इसका, इतिहास मतलब इतिहास, सार्ध, देखो इसको तोड़ के बताते, सार्ध सहस्त्र द्विवर्ष परिमिता वर्तते। अश्य मतलब इसका, किसका? पटना का। यश किसके लिए आया हुआ? पटना के। यश किसके लिए आया है? अश्य इतिहास से मतलब इसका इतिहास, मतलब किसका इतिहास? सार्ध सहस्त्र द्विवर्ष परिमिता वर्तते। यानी कि पटना का जो इतिहास है, पटना का जो इतिहास है, सार्ध सहस्त्र द्विवर्ष परिमिता वर्तते। यानी इसका हिंदी अर्थ हुआ बुआ 2500 वर्ष पुराना। कितना हजार वर्ष पुराना? हाँ। तो परीक्षा में कई एक बार पूछा गया है कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है?
आनी बोलिए में 2500 वर्ष पुराना। कितना 100 वर्ष पे हुआ? हाँ, कितना वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष। कितना वर्ष पुराना है? पटना का इतिहास, पटना का इतिहास, पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? कितना वर्ष पुराना है? कितना वर्ष पुराना है? पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष। जो क्वेश्चन हम लिख रहे हैं बोर्ड पर सब आपके टारगेट में क्या है? छपा हुआ है। हाँ, हाँ, सब नहीं तो देख सकते। आगे खोल के रखिए और खोल के भी रखिए और देखते चलिए, है ना। एक नजर वहां पर भी डाल लीजिएगा। चलिए, तो पहला, बिहार राज्य की राजधानी पटना। सभी कालों में कौन अपने महत्व को धारण किया हुआ? पटना। करके दुआ पूछ सकता, प्राचीन कालों में भी कौन अपने महत्व को धारण किया हुआ था? पटना। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष, है ना। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष। ज्यादा नहीं ध्यान दीजिएगा, इन इधर छूट जाए, उधर ध्यान देते फिर हो जाएगा बात बराबर। आगे समझिए, समझ गया ना। अस्य मतलब इसका इतिहास, मतलब इतिहास। सार्ध सहर्ष वर्ष परमिता मतलब बाबा ये 2500 हुआ। क्या लिखा हुआ? 2500 बरतते मतलब है, यानी कि अस्य मतलब इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। कितना वर्ष पुराना है? चलिए अगला, आगे सुनिए। यत्र, यत्र, यत्र मतलब यहाँ, यत्र मतलब यत्र तत्र ना थूके नहीं लिखा रहता है। यहाँ वहां ना थूके नहीं लिखा रहता है। यत्र तत्र ना थूके नहीं लिखा रहता है। तो यहाँ वहां तो वह यत्र मतलब यहाँ, यत्र मतलब यत्र यानी यहाँ धार्मिक क्षेत्र है, राजनीतिक क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, चाहे विशेष न ध्यान आकर्षण है। यत्र मतलब यहाँ, धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, औद्योगिक क्षेत्रम, च मतलब और विशेषण मतलब विशेष रूप से ध्यान को ध्यानम आकर्षण यानी ध्यान को आकर्षण करता है। ऊपर समझिए, यत्र मतलब यहाँ, यत्र मतलब यहाँ। यत्र किसके लिए आया है? बस यत्र किसके लिए आया है? पटना है जो हुआ धार्मिक क्षेत्र में। कौन सा क्षेत्र में? कौन सा क्षेत्र में? धार्मिक क्षेत्र में। पहला बउआ धार्मिक क्षेत्र और दूसरा बउआ राजनीतिक क्षेत्र। धार्मिक क्षेत्र और दूसरा बउआ राजनीतिक क्षेत्र। राजनीतिक, राजनीतिक क्षेत्र और कौन सा हुआ? औद्योगिक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र बउआ? औद्योगिक, औद्योगिक, औद्योगिक क्षेत्र। अच्छा मतलब और, चा मतलब और, विशेष, विशेषण मतलब विशेष रूप से, विशेषण मतलब ध्यान आकर्षण मतलब ध्यान को आकर्षित करता। ध्यान को, ध्यान आकर्षण मतलब वह ध्यान को आकर्षित करता। ध्यान को क्या करता है? यानी पटना जो है धार्मिक क्षेत्र में यानी धर्म के क्षेत्र में और राजनीतिक के क्षेत्र में और औद्योगिक क्षेत्र में ध्यान को क्या करता है? आकर्षित करता है। अच्छा पूछेगा, पटना किस क्षेत्र को आकर्षित करता है? किस क्षेत्र में? धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र। धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र। बिहार की राजधानी। सभी कालों में कौन अपने महत्व को धारण किया हुआ है? पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना? 2500 वर्ष। पटना किस ओर ध्यान को आकर्षित करता है? धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र। पहला बउआ, पहला राजनीतिक क्षेत्र, दूसरा राजनीतिक क्षेत्र, दूसरा राजनीतिक क्षेत्र, तीसरा औद्योगिक क्षेत्र, तीसरा औद्योगिक क्षेत्र। क्लियर है? आगे सुनिए। वैदेशिका, वैदेशिका मतलब विदेशी, वैदेशिका मतलब विदेशी। यात्रिना मतलब यात्री, यात्रिना मतलब आने की बउआ। वैदेशिका मतलब विदेशी, यात्रिना मतलब यात्री। आनी पटना में विदेशी यात्री भी आया। कौन कौन आए? मेगा स्थनिज, मेगा स्थनिज। उसके बाद फायान, फायान। उसके बाद वेन सांग, कौन बउआ? वेन सांग। उसके बाद इत्सिंग, उसके बाद इत्सिंग। पहला क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा गया है इस बार कि पटना में कौन कौन से विदेशी यात्री आए थे, बस यही लिखना था। चलिए, पटना में विदेशी यात्री आए थे कि नहीं आए थे? फिर से क्लियर करें तो यहाँ पर वैदेशिका, वैदेशिका मतलब विदेशी, वैदेशिका मतलब यात्रीना मतलब यात्री, यात्रीना मतलब यात्री। अब कौन कौन से विदेशी यात्री आए?
अच्छा विदेशी समझता है? नहीं समझता है, हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। देसी अपनाइए विदेशी हटाइए, किनका प्रमुख नारा था? महात्मा। देसी अपनाइए विदेशी हटाइए। नहीं, चलिए तो यहाँ पर वो अदर देश के लोग यहाँ पर आए, देखने के लिए आए, समझने के लिए आए, घूमने के लिए आए, लिखने के लिए आए, जानने के लिए आए, समझने के लिए आए, राजा और महाराजा के प्रशासनों को देखने के लिए आए कि यहाँ पर किस प्रकार का विधि व्यवस्था प्रशासन है। चलिए यहाँ पर कौन को परीक्षा में आपको पूछेगा कि पटना में कौन कौन से विदेशी यात्री आए, बस इतना तीनों भी लिखिएगा, आपको 2 नंबर मिलेगा। कई नंबर? बस। चलिए तो पटना में बुआ अरे एक बोल रहे थे, एक ऑब्जेक्टिव न हो गया, आज वहां पर फैक्ट ना हुआ, फैक्ट वाला पूछवा करेगा। पूछा ले क्वेश्चन देख लीजिए संस्कृत में, हम दिखाएंगे अभी खत्म होगा तब देखिए। तो वह पटना में अनेक में चलिए, पटना में विदेशी यात्री आए कि नहीं? वह विदेशी यात्री, कौन सी यात्री बुआ? चलिए विदेशी यात्री कौन कौन आए बुआ? पहला मेगास्थनी, पहला कौन आए? मेगास्थनी। उसके बाद बुआ फायान, इसके बाद वेनसांग, उसके बाद इत सिंह, उसके बाद कौन है? इत सिंह, उसके बाद कौन है? इत सिंह। ये चारों लिखिएगा तो आपको 2 नंबर मिलेगा। आएगा क्वेश्चन में कि पटना में कौन कौन से विदेशी यात्री आए, तो हम लिखेंगे पटना में निम्नलिखित विदेशी यात्री आए जो इस प्रकार है। पहला बउआ यूनान से आए थे, कहां से आए थे? अच्छा पूछेगा मेगास्थनीज कहां से आए थे? यूनान से। और दूसरा बउआ फाहियान, दूसरा कौन है? फाहियान। और ये क्या है? ह्वेनसांग, ये क्या है? इसिंग। ये 3 हुआ चीन से आए, कहां से आए? कहां से आए? चीन से। चलिए तब हुआ पटना में कौन कौन सी विदेशी यात्री आए? पहला दूसरा तीसरा वेनसांग, तीसरा वेनसांग, चौथा अध हो गया। तो पटना में कितना विदेशी यात्री आए? पहला हुआ, दूसरा फायान, तीसरा वेनसांग और चौथा इत्सिंग। अब हो गया इतना दूर। फिर से बोले बिहार राज्य की राजधानी सभी कालों में कौन अपने महत्व को धारण किया हुआ? पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना? 25 वर्ष। पटना किस ओर अपने ध्यान पटना किस ओर ध्यान को आकर्षित करता है? धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र। पटना में कौन कौन से विदेशी यात्री आए? आगे सुनिए, आगे अब देखिए इत्संग वृत्तः पाटलिपुत्रस्य वर्णन स्व स्मरण ग्रंथेषु चक्रु, यानी कि ये सभी विदेशी यात्री आए अपने अपने कालों में अलग अलग डेट में अलग अलग दिनांक में जब आए तब कुछ ना कुछ पटना के बारे में जरूर लिखे। क्या लिखे? यानी अपने बायोग्राफी में बउआ, अपने बायोडाटा में, यानी पटना जब आए सारे विदेशी यात्री आए पटना घूमने के लिए तो पटना के बारे में कुछ न कुछ जरूर लिखे। कुछ न कुछ क्या लिखे है ना? स्मरण ग्रंथ, मतलब अपने स्मरण ग्रंथ में बुआ जरूर लिखे। कौन? ये सभी विदेशी यात्री किसके बारे में लिखे? ताकि वहां पर गए तो ये हमको ये अच्छा लगा, ये खराब लगा, ऐसा माहौल था नो। तो ये जब आए घूमने के लिए तो वो अपने अपने स्मरण ग्रंथ में, अपने पुस्तकों में, अपने अपने ग्रंथों में पटना के बारे में लिखे हैं। ये चारों विदेशी यात्री आए। आगे पाठ्यस्मिना, ये परिचय आपका था, ये क्या था? पाठ्यस्मिना मतलब इस पाठ में, पाठ्यस्मिना मतलब पाटलिपुत्रम वैभव से, मतलब पाटलिपुत्र पटना के वैभव के बारे में, सामान्य मतलब छोटा सा, परिचय मतलब परिचय, वर्तते मतलब बताया गया। यानी कि इस पाठ में पटना के बारे में एक छोटा सा स्मॉल हिस्ट्री जानेंगे। तो ये आपका क्या था? परिचय। तो परिचय से आपको हुआ 4 1 2 3 4 5 क्वेश्चन क्या हो सकता है? बन सकता है। तो परिचय क्या होगा आपका? खत्म। परिचय क्या हो गया?
याद हो गया परिचय में? हाँ। परिचय में क्वेश्चन बन रहा है। चलिए क्वेश्चन बन रहा है, उसमें टारगेट से एकागो बन रहा है। चलिए चलिए एक बार फिर से बोल दीजिए, याद हो गया तो वह फिर से बोलिए। बिहार राज्य की राजधानी, बिहार राज्य की राजधानी सभी कालों में कौन अपने महत्व को धारण किया हुआ है? पटना। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना? 2500 वर्ष। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना? 2500 वर्ष। पटना किस ओर ध्यान को आकर्षित करता है? धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र। पहला बउआ धार्मिक क्षेत्र, दूसरा औद्योगिक राजनीतिक क्षेत्र और तीसरा औद्योगिक क्षेत्र। पटना में कौन कौन सी विदेशी यात्री आए? मेगा स्मिथ, ये सही बउआ अपने अपने स्मरण ग्रंथ में, कौन सा ग्रंथ है बउआ? हाँ स्मरण ग्रंथ में, कौन सा ग्रंथ है बउआ? स्मरण ग्रंथ में किसके बारे में लिखे हैं? हाँ किसके बारे में लिखे हैं? किसके बारे में लिखे? पटना। तो ये आपका परिचय था। अब आ जाइए मूल पाठ में, यहाँ से आपका लेसन स्टार्ट है। देखिए प्राचीन यीशु कितना बज गया? पक्का 1 घंटा में हो जाएगा ना, बर्दाश्त कीजिए, कल संडे न है। चलिए नो छुट्टी किस चीज का है? टाइमिंग में चेंज रहेगा, टाइमिंग में चेंज। हाँ 9 बजे एकदम स्टॉप रहिए, 1 घंटा में आपको क्या कर देंगे? प्राचीनेषु नहीं दिक्कत है। प्राचीनेषु भारतीयेषु, प्राचीनेषु भारतीयेषु, एकदम ध्यान से देखिए, एकदम वाक्य जो पढ़ रहे हैं। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरे सन्तम पाटलिपुत्रम अनुगंगनम बसदी चित्रम महानगरम बभूव। हम हिंदी समझाएंगे। देखो प्राचीनेषु मतलब प्राचीन काल में, प्राचीनेषु मतलब प्राचीन, भारतीयेषु मतलब भारतीय, भारतीयेषु मतलब नगरे स्वनतम मतलब नगरे में, स्वनतम मतलब श्रेष्ठ, श्रेष्ठ पाटलिपुत्रम अनुगंगनम, पाटलिपुत्रम अनुगंगनम यानी पाटलिपुत्र है जो गंगा के किनारे, बस द्वीप चित्रम यानी बसा हुआ, महानगरम बभूवा यानी कि पटना है। पटना प्राचीन भारतीय नगरों में, प्राचीन भारतीय, फिर से पढ़िए। प्राचीनेषु मतलब प्राचीन, भारतीयेषु मतलब भारतीय, नगरे सुनतम मतलब नगरों में, श्रेष्ठतम पाटलिपुत्रम अनुगंगनम मतलब पाटलिपुत्र मानी पटना गंगा तट के, बसीद चित्रम मतलब बसा हुआ, महानगरम मतलब महानगर, बभुआ मतलब हुआ था। यानी कि प्राचीन भारतीय नगरों में, प्राचीन भारतीय, प्राचीन बोल रहा है मतलब प्राचीन जितना भी नगर मतलब, नगर मतलब बड़ा बड़ा शहर। एक नगर होता है, एक महानगर होता है। एक नगर बुआ, एक महानगर, एक नगर और एक महानगर। तो जैसे मुंबई आ जाएगा महानगर में, पटना आ जाएगा महानगर में। तो नगर विकसित थोड़ा कम होता है, लेकिन महानगर वो और थोड़ा विकसित होता है। किसी भी सेक्टर में, जनसंख्या में हो या इंफ्रास्ट्रक्चर में आधारित संरचना में हो, तो सभी जगह से वो विकसित रहता महानगर में। तो ये महानगर था। क्या था? चलिए तो यहाँ पर कह रहा कि प्राचीन भारतीय नगरों में श्रेष्ठ गंगा तट पर बसा हुआ पाटलिपुत्र नगर हुआ करता था। चलिए तब पटना कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? चलिए पटना कौन सी नदी किनारे बसा हुआ है? पटना कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? पटना कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? कौन सी नदी बउआ? गंगा नदी। कौन सी नदी किनारे? आगे तदितीयेषु दामोदर गुप्तो नाम कवि कुटनी मताख्य तव कथति। आने की बउआ तदितीयेषु उसके दामोदर, तदितीयेषु मतलब उसके बारे में, तदितीयेषु मतलब उसके बारे में, दामोदर गुप्त, दामोदर गुप्त कौन है भैया? क्या देख रहा है, क्या सोच रहा है? झुकनी हो बढ़ रहा है। काम किए थे आज? क्या किए थे? न अभी न माओगरे न में हरे
काहे टेंशन हो रहा है? न बाल रे न बच्चा रे है, एकदम टेंशन में रहता है, एकदम जैसे लकवा ग्रस्त है, जैसे एकदम मर्दाना ऐसा रहिए। जौन काम कीजिए वहां पर 100% दीजिए। हमको आज जैसे आज हम जैसे धानी गेहूं मज रहे थे तो वहां पर 100% नच नच के हम अच्छी कर रहे थे, जो भी काम कर रहे थे। तो जो भी काम कीजिए वहां पर 100% दीजिए, तब वो तभी आपको सफलता। लड़ाई कर रहे हैं तो 100% काम दीजिए, तभी आप विजय भवा होगी, ऐसे नहीं। समझ गया ना? तो कोई भी काम गलत भी काम है, तो गलत काम है कि नहीं? अरे लड़का गलत काम होता है कि नहीं? वो भी काम होता है, लेकिन गलत काम में भी 100% दीजिएगा, तभी सफलता हुई। चोरी कर रहे हैं, बताइए डर बढ़ रहा है तो फिर पकड़ा जाए, फिर मरा जाए। 100% होगा तो बस सक्सेस सफल हो जाएंगे। चुरा करके क्या कर जाएंगे? भाग जाएंगे, नहीं पकड़ाएंगे। तब तक कोई भी काम करिए तो वहां पहले 100% दीजिए। सिगरेट पी रहे हैं तो वो एकदम उस समय एकदम मजा लेकर के एकदम पीजिए, कोई दिक्कत ना हो। तो सही बात है, हम मना कर रहे हैं बुआ, वह सभी चीज करिए कोई, हाँ, लेकिन वहाँ 100% दीजिए। आपका शरीर है ना, आप कुछ भी कर, भारत के स्वतंत्र नागरिक है, कुछ भी कर सकते हैं। संविधान हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा वर्णन होता है। तो जी तो खुश हो रही है कि मारना है अभी जाके, हैं? हैं? हाँ सही में सही में छत्ता पे, कौन छतवा पर? अभी तक हम छुए हैं, लेकिन बउआ उसको सेंट अगर रह जाएंगे तो हम मर जाएंगे हैं। या कोई पान खाते देख लिए तब, या किसी सिगरेट ला तो वो, हाँ, तो वो हम चक्कर आ जाएगा, हमारा माइंड में घूर जाएगा अगर देख लेंगे तो। चलिए इधर देखो बुआ, चलो इधर हटाओ सब बुआ। चलिए, पटना कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ? गंगा नदी। लेकिन बसा हुआ इसके बारे में कवि है दामोदर गुप्त। कौन सा गुप्त बुआ? हम पढ़ रहे हैं कि तदित येसु मतलब उसके बारे में, दामोदर गुप्त मतलब दामोदर गुप्त नाम मतलब नाम के कवि ने हुआ। कुटनी मताख्य पुस्तक का नाम है, ग्रंथ का नाम है। पुस्तक का नाम क्या है? कुटनी मताख्य। कवि कथते अपने पुस्तक में लिखते हैं। फिर से तदित येसु मतलब उसके बारे में, किसके? उसके बताओ, तदित से किसके लिए आया है? पटना के लिए। किसके लिए हुआ? तदित येसु दामोदर गुप्तो नाम, तदित येसु दामोदर गुप्तो नाम कवि कुटनी मताख्य कवि कथते। अनि बउआ उसके बारे में, अनि किसके बारे में? पटना के बारे में दामोदर गुप्त नाम के कवि अपने पुस्तक कुटनी मताख्य कवि कथते। अब क्या कहते नीचे देखो पैराग्राफ दिया हुआ। चलिए तो बताइए, दामोदर गुप्त, जब परीक्षा में पूछेगा चलिए, यह पुस्तक का नाम है दामोदर गुप्त की पुस्तक कौन सा ग्रंथ है? कुटनी मताख्य। चलिए, कुटनी मताख्य के कवि कौन है? कुटनी मताख्य के कवि कौन है? कुटनी मताख्य के कवि कौन है? अरे कुटनी मताख्य कवि, कुटनी मताख्य के कवि कौन है? कुटनी मताख्य पुस्तक का नाम है, क्या नाम हुआ? तो कुटनी मताख्य के कवि कौन है? बोल रहा कौन सी कर रहा, झुक रहा तू सब रे? दामोदर गुप्त बोलिए, दामोदर। आद कैसे करेंगे भैया? दो कवि को आएगा। अब देखिए किसको भूख लग गया, हमको भी भूख लग गल है। अब कैसे याद करेंगे? जो धमा के खुद दीजिए। देखो याद करना, एगो आएगा, क्यों कंफ्यूज होगा? दमदमा के क्या कर दीजिए? कूट दीजिए। दमदमा के कूट दीजिए। दमदमा के बोलो, याद रहेगा हमेशा के लिए, नहीं याद हो क्योंकि दो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो दमदमा के क्या कर दीजिए? कूट दीजिए। कुटनी मताख्य के कवि कौन है? दामोदर गुप्त। कुटनी मताख्य के कवि कौन है?
कवि आओ, कुट्टी मताक के कवि कौन है? क्वेश्चन बन रहा है, इलाहे पूछल, कुट्टी मताक के कवि कौन है? धमधमा के क्या कर दीजिए, कूट दीजिए, धमधमा क्या कर दीजिए। कुटनी मताक के कवि कौन है? अब देखो ये इनका स्टेटमेंट क्या है पटना के बारे में, क्या कहते सुनो। हल्ला मत करो, क्या बोलते पटना के बारे में। देखो पैराग्राफ में दिया हुआ है, अस्ति मही मही तल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामनम पाटलिपुत्रम परिभूत पूर्वंद्रम स्थानम, परिभूत पूर्वंद्रम स्थानम। चलिए एकदम समझिए, यस्ति महातिलकम, यस्ति महातिलकम, यस्ति महातिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामनम पाटलिपुत्रम परिभूत पूर्वंद्रम स्थानम। अब इसका मतलब समझिए, अस्ति मतलब है, अस्ति मतलब अस्ति मतलब है मही तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम। आने समझिए इधर, पृथ्वी पर तिलक के समान डिस्टर्ब कर रहा है क्लास। अस्ति महातिलकम, अच्छा कौन बोल रहे हैं बउआ? दामोदर गुप्त। दामोदर गुप्त कौन सी पुस्तक में लिख रहे हैं? कुटनी मताख्य, कुटनी इसमें अजीब तरह से, लेकिन बोलिए हमारे अनुसार कुटनी मताख्य, कुटनी मताख्य, कुटनी मताख्य के कवि कौन है? दामोदर गुप्त। अपने स्मरण ग्रंथ में पटना के बारे में लिखते हैं क्या कि अस्ति महातिलकम सरस्वती कुलगृहम, यानी पटना जो है पृथ्वी का महातिलक है। पृथ्वी का क्या है? सरस्वती कुलगृहम यानी सरस्वती का कुलगृह है, सरस्वती का घर है, यानी विद्या का घर है। विद्या क्या है? विद्या क्या है? विद्या क्या है? विद्या का क्या है? लेकिन हम आद करवाए हैं, क्वेश्चन आएगा तो हम आद करवाएंगे। सावित्रीबाई फुले का कौन सा कुलगृहम है? तो पटना। लेकिन यहाँ चलिए, यहाँ पर विवाद की बात है, लेकिन हम चलो, लेकिन जैसे हम पढ़ाएंगे ना, अस्ति महातिलकम, अस्ति महातिलकम, अस्ति महातिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम, आने की बउआ पृथ्वी का महातिलक किसे कहा गया है? पटना को। महातिलक मतलब समझ, महातिलक यानी सबसे ऊंचा, ऊंचा स्थान पर सभी नगरों में सबसे फेमस शहर कौन था? पटना। तो पृथ्वी का महातिलक किसे कहा गया है? पृथ्वी का महातिलक किसे कहा गया है? पृथ्वी के महातिलक किसे कहा गया है? अच्छा नौता आया है बुआ, आपके यहाँ भी आया है? एविन किया तो बस टेंशन मुक्त रहिए। आओ किसके पास आया तो आएगा तो पता चल जाएगा, बस आराम से रहिए। पृथ्वी के महातिलक, पृथ्वी के महातिलक, पृथ्वी के भूख कैसे लग रहा है? जब भूख के बारे में सोच रहे हैं, भूख नहीं सोचिए, भूख नहीं लगेगा है इसके बारे में जो सोचिए होगा। आप गरीब सोचिए, गरीब ऐसा सोच होगा। चलिए, पृथ्वी का महातिलक किसे कहा गया है? पृथ्वी का महातिलक किसे कहा गया है? उसके बाद यहाँ पर आएगा तो हम क्या बोले, सरस्वती का कुलगृह भी किसे कहा गया है? लेकिन याद करवाएंगे, समझ लीजिए है ना, सरस्वती का कुलगृह किसे कहा गया है? कुलगृह किसे कहा गया है? विद्या का केंद्र, विद्या का केंद्र किसे कहा गया है? कौन लिख रहे हैं? जब हम व्यक्ति पढ़ाएंगे तो वहां पर पढ़ाएंगे सावित्रीबाई फुले का कुलगृह कौन सा नगर है? पटना नगर। कौन सा नगर? पृथ्वी के महातिलक किसे कहा गया है? पटना को। या पृथ्वी का तिलक किसे कहा गया है? दोनों क्वेश्चन बन रहा है, तीनों तस लगातार चारों बन गया ना, छपा हुआ है, चारों बना होगा। पटना कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? पृथ्वी मताक के कवि कौन है? पृथ्वी के तिलक किसे कहा गया है? सरस्वती कुलगृह कौन सा महानगर है? यानी विद्या का कौन सा नगर है? आगे ही कौन लिखे बउआ? दामोदर गुप्त। आगे
नामनम पाटलिपुत्रम परिभूत पूर्वंद्रम स्थानम। आनी बउआ, आनी की जो धरती के स्वर्ग के समान सुंदर है, आनी परिभूत पूर्वंद्रम स्थानम की संज्ञा दिया गया है। किसको? पटना को। परिभूत पूर्वंद्रम समझता है, पुरंदर समझता है। परिभूत पूर्वंद्रम का अर्थ हुआ इन स्वर्गलोक समझता है, इंद्रलोक समझता है। इंद्रलोक है ना, फिल्म उल्लू में देखता हुआ कि इंद्रलोक में एकदम बीच में आगे बैठल रहेगा, बाकी सब ऐसे बैठल रहेगा। तो परिभूत पूर्वंद्रम कहा गया, इंद्र को कहा गया। किसको कहा गया? परिभूत पूर्वंद्रम यानी इंद्रलोक के समान अगर कोई नगर है तो कौन सा नगर है? तो परिभूत पूर्वंद्रम जो शब्द आया है किसके लिए आया है? पटना के लिए। तो ऐसे अर्थ होता है परिभूत पूर्वंद्रम मतलब इंद्रलोक, स्वर्गलोक, इंद्रलोक के बारे में बताया गया। लेकिन इंद्रलोक के समान अगर कोई नगर है तो कौन है? लेकिन ये सब नहीं होता है ना, हम सब नहीं मानते हैं। लेकिन अब बता रहा था, हम क्या बोले हैं, ये सब होगा है ना। चलिए चल, लेकिन क्वेश्चन हमको बनाना है, लेकिन क्वेश्चन गलती हो जाएगा ना। लेकिन याद कीजिए, परिभूत पूर्वंद्रम स्थानम की संज्ञा किसे दिया गया है? समझ रहा है ना। यानी इंद्रलोक के समान स्वर्ग जैसा तुलना किसको किया गया है? पटना को। किसने कहा है? दामोदर गुप्त ने। किस पुस्तक में लिखे हैं? कुटनी मताख्य में। इतना हल्का, कुटनी मताख्य में। कुटनी कौन, किसने लिखा है? और यही लिखे कि पृथ्वी का तिलक किसने कहा है? दामोदर गुप्त। किसको कहा है? सरस्वती कुलगिरी कौन सा नगर है? ये किसने कहा है? या यही बोले थे कि इंद्रलोक के समान अगर किसी से तुलना किया गया किसी शहर को, तो वह कौन सा शहर है? पटना। कौन सा शहर है? तो परीक्षा में पूछेगा परिभूत पूर्वंद्रम, पूर्वंद्रम, परिभूत पूर्वंद्रम, परिभूत पूर्वंद्रम स्थानम, परिभूत पूर्वंद्रम स्थानम की संज्ञा, संज्ञा मतलब कहा गया है। बताइए किसे कहा गया है? किसे कहा गया है? परिभूत, समझ रहा है ना। परिभूत पूर्वंद्रम जो वर्ड आया इंद्रलोक के लिए आया, स्वर्ग लोक के लिए आया है। तो स्वर्ग से भी सुंदर यानी उपमा यानी जो बताया गया है वो पटना शहर को बताया गया। किसको बताया गया है? तो परीक्षा में पूछ सकता है कि परिभूत पूर्वंद्रम स्थानम की संज्ञा किसे दिया गया है? पटना को। याद हो गया इतना? एक बार फिर फुहारा मार दें। चलिए, बिहार राज्य की राजधानी सभी कालों में कौन अपने इतिहास को महत्व को धारण किया हुआ है? पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना? 2500 वर्ष। पटना किस किस ओर अपनी ओर ध्यान को आकर्षित करता है? राजनीतिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र। पटना में कौन कौन से विदेशी यात्री आए? बोलो तो बोल रहा है। पटना में कौन सी नदी, पटना कौन सी नदी किनारे बसा हुआ है? कितनी मता के कवि कौन है? दामोदर गुप्त। पृथ्वी का तिलक किसे कहा गया? सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर है? परिभूत पूर्वंद्रम स्थानम की संज्ञा किसे दिया गया है? या इंद्रलोक के समान कौन सा शहर को तुलना किया गया है? पटना। आगे सुनिए, एक पैराग्राफ आपको क्या हो गया? खत्म। आगे आ जाइए। इतिहास एक बार फिर से पूरा बोल देना जहां से पैराग्राफ स्टार्ट है। यहाँ पर देखिए था, प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरस्थं पाटलिपुत्रम अनुगंगनम बसीद चित्रम महानगरम बभूव तदिदेशु दामोदरगुप्तम नाम कवि कुटनिमताक कवि कथते यस्ति महातिलकम सरस्वती कुलगिरम महानगरम नामनम पाटलिपुत्रम परिभूत पूर्वंद्रम स्थानम। आने की बउआ प्राचीन भारतीय नगरों में गंगा तट के किनारे बसा हुआ शहर कौन है? पटना है। कौन सा शहर है बुआ? पटना है। कौन सा शहर है बुआ? पटना है। तदेशु, उसके बारे में दामोदर गुप्त कवि ने कुटनिमताख्य में लिखते हैं कि यस्ति महातिलकम यानी कि पटना है जो पृथ्वी का तिलक है। इन्हें सरस्वती का कुलगिरी कहा जाता है यानी विद्या का केंद्र कहा जाता है। और इसकी तुलना है जो परिभूत पूर्वंद्रम स्थानम की संज्ञा यानी इंद्रलोक के स्वर्ग से भी इसको क्या किया गया है? तुलना किया गया है। बस खत्म हो गया, समझ गया? पहला फिर से बोल दे एक बार।
यहाँ पर लिखेंगे प्राचीन यीशु से, ऐसे लिखेंगे, देखो अपने शब्दों में पटना, ऐसे लिखेंगे, इधर देखिए अपने शब्दों कैसे लिखेंगे। पटना गंगा नदी के किनारे बसा हुआ सबसे प्राचीन नगर है। पटना गंगा नदी के किनारे बसा हुआ सबसे प्राचीन नगरों में से एक है। कैसे भी लिख सकते हैं इच्छानुसार। पटना गंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक प्राचीन नगर है। इनके बारे में कवि दामोदर गुप्त अपने ग्रंथ कूटनीमताख्य में लिखते हैं कि यह नगर पृथ्वी का महातिलक है, तिलक कहा गया है, इसे सरस्वती विद्या का केंद्र कहा गया है तथा इसे स्वर्ग लोक से भी क्या किया गया है, तुलना किया गया, अर्थात इसे परिभूत पूर्वंद्रम स्थानम की संज्ञा दिया गया। किसको? पटना को। चलिए आगे समझिए। इतिहास से आगे अगला पैराग्राफ। इतिहास से मतलब इतिहास है, सूर्यते जाइए। इतिहास से मतलब इतिहास, सूर्यते मतलब सुना जाता है। यत गंगा अस्त्रे बुद्ध काले पाटली ग्राम स्थित, एकदम कहानी टर्निंग ले रहा है जल्दी तो फिर छूट जाएगा। इतिहास से सूर्यते यत गंगा अस्त्रे बुद्ध काले पाटली ग्राम स्थित आसित है। इतिहास से मतलब इतिहास, इतिहास से मतलब सूर्यते मतलब सुना जाता, सूर्यते मतलब सूर्यते मतलब यथा गंगा अस्थिर यानी गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी के तट पर, गंगा नदी के देखो गंगा अस्तियारी लिखा हो ना, यानी गंगा नदी के तट पर, गंगा नदी के तट पर बुद्ध काले मतलब बुद्ध काले मतलब बुद्ध, बुद्ध काले मतलब बुद्ध काले मतलब बुद्ध, बुद्ध काले मतलब बुद्ध के समय, बुद्ध बुद्ध मतलब बुद्ध काले मतलब समय, यानी बुद्ध के समय, बुद्ध के समय पाटली ग्राम, पाटली ग्राम, पाटली ग्राम, पाटली ग्राम मतलब पाटली गांव, पाटली ग्राम मतलब ग्राम, हमारा ग्राम जो बोलते हैं कौन सा वर्ड है? संस्कृत वर्ड। हिंदी क्या बोलते हैं? गांव। ग्राम कौन सा वर्ड है? संस्कृत वर्ड। गांव कौन सा वर्ड हुआ? हिंदी वर्ड, हिंदी। तो ग्राम पाटली, तो पाटली ग्राम यानी पाटली गांव, पाटली गांव, पाटली गांव स्थित मतलब है, मतलब स्थित था, यानी कि इतिहास में फिर से इतिहास से सूर्यते मतलब इतिहास में सुना जाता है। यत गंगा स्थिर यानी इसके किनारे, गंगा के तट पर बुद्ध काले मतलब बुद्ध के समय पाटली ग्राम स्थित अस्ति, यानी कि इतिहास में सुना जाता है, इतिहास में सुना जाता है, इतिहास में सुना जाता है कि बुद्ध के समय गंगा के किनारे, जो अभी क्या है, अभी नगर है कि गांव है? पटना अभी नगर है कि गांव है? लेकिन जब महात्मा बुद्ध के समय वो यह नगर नहीं हुआ करता था, यह एक सिंपल नॉर्मल गांव हुआ करता था। क्या हुआ करता था? तो परीक्षा में देखिए बन रहा होगा क्वेश्चन कि महात्मा बुद्ध के समय पटना क्या था? पाटली ग्राम। क्या था हुआ? महात्मा बुद्ध के समय पटना क्या था? हाँ, मतलब ये इतना बड़ा सिटी, इतना बड़ा महानगर नहीं था, महानगर नहीं था। तो महात्मा बुद्ध के समय, महात्मा बुद्ध के समय, महात्मा बुद्ध के समय पाटलिपुत्र क्या था? पाटली, पाटलिपुत्र क्या था? पाटलिपुत्र क्या था? पाटली ग्राम क्या था? पाटली ग्राम, पाटली। महात्मा बुद्ध के समय पटना क्या था? पाटली ग्राम। महात्मा बुद्ध के समय पटना क्या था? महात्मा बुद्ध के समय पटना क्या था? महात्मा बुद्ध के समय पटना क्या था? गोवा एक सिंपल गांव हुआ करता था, महानगर नहीं, इतना विकसित नहीं। चलिए, तो महात्मा बुद्ध के समय पटना क्या था? पाटली ग्राम। बन गया क्वेश्चन, मिला दिया हुआ है, मिला आपसे टारगेट में मिल गया ना। चलिए, महात्मा बुद्ध के समय पटना क्या था? पाटली ग्राम, है ना। महात्मा बुद्ध के समय पटना क्या था? आगे सुनिए, यत्र, यत्र मतलब यहाँ, यत्र मतलब यत्र तत्र, समझ रहा ना, यहाँ वहां ना थूके, यत्र तत्र ना थूके, यत्र तत्र गंदगी ना फैलाए, यत्र मतलब यहाँ, तत्र मतलब वहां, यत्र मतलब यहाँ, च मतलब और, च मतलब और, भगवान मतलब भगवान, बुद्ध मतलब बुद्ध, ए हल्ला, यत्र मतलब यहाँ, च मतलब और, भगवान मतलब भगवान, बुद्ध मतलब बुद्ध, बहुस्कृतवार समागता है, अनेकों बार, बहुतों बार यहाँ पर आगमन हुआ। कहां पर आगमन हुआ? उस समय पटना था, पाटली ग्राम था। किनके समय पाटली ग्राम था? है ना, किनके समय हुआ? तो परीक्षा में आएगा, भगवान बुद्ध के समय पटना क्या था? पाटली ग्राम था।
पाटली ग्राम था और वहां पर एक बार आए थे कि अनेक बार? तो परीक्षा में आएगा कि वह कौन अनेकों बार आए? हाँ, वह कौन अनेकों बार आए? हाँ, क्या है? या महात्मा बुद्ध कहाँ अनेकों बार आए? महात्मा बुद्ध कहाँ अनेकों बार आए? महात्मा बुद्ध कहाँ अनेकों बार आए? कहाँ अनेकों बार आए? पाटली, 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 पटना में। कहाँ बुआ? तो यह बन गया ना, यह बन गया ना। देखो छप्पन है कि महात्मा बुद्ध कहाँ अनेकों बार आए? नहीं से है कौन पटना में अनेकों बार आए? महात्मा बुद्ध। महात्मा नहीं बन रहा है, बन गया ना, है ना। महात्मा बुद्ध बुआ कहाँ अनेकों बार आए? ग्राम में। पाटले एक बार आए थे, 2 बार आए थे, 3 बार आए थे, वो अनेकों बार आए थे। कौन? और उसमें महानगर नहीं था बल्कि एक गांव था, एक पाटली ग्राम था। क्या था? पाटली ग्राम। तो परीक्षा में पूछेगा कि महात्मा बुद्ध के समय पटना क्या था? तो पाटली ग्राम। अच्छा, वहां एक बार आए थे कि अनेक बार? वहां पर क्या आए थे? अनेक बार। आगे सुनो। बहुकृतवार समांगता मतलब बहुत, मतलब बहुत बार। समांगता मतलब आए थे। समांगता मतलब हुआ यहाँ पर, हाँ, समांगता आए थे, स्थित था। चलिए, इतिहास में सुना जाता कि बुद्ध के समय में गंगा किनारे पाटलिपुत्र गांव स्थित था और आने की जहां भगवान बुद्ध कई बार आए थे, अनेकों बार आए थे। तो कहां अनेकों बार आए थे महात्मा बुद्ध? पटना में। आगे सुनिए। तेना कथि तमाशता यदा ग्राम्यम महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भावता सर्वक्रांतता भविष्यति। ये समझिए। तेनः कथित मास्यता यत्र ग्रामीणम महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भावता सर्वक्रांतता भविष्यति। आने की यहाँ पर वो स्टेटमेंट पहले महात्मा बुद्ध बोल रहे हैं, कथन कर रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं कि आने वाला समय में देखो सत्य हो गया। महात्मा बुद्ध का स्टेटमेंट सत्य हो गया। आज के बाबा साहब दुर्गंधियन है, उस सब बाबा नहीं। देखो बताइए, कई वर्ष 6ठी शताब्दी में बोल रहे हैं, पहला ही बोल रहे हैं महात्मा बुद्ध, और इसका भविष्यवाणी अब परिणाम रिजल्ट निकल रहा है। क्या बोले थे सुनिए, बता रहे हैं बुआ यहाँ पर कि तेना कथित अस्मिता यद महानगरम, ग्राम्य महानगरम, तेना, देखिए दम, तेना कथित अस्मितम, तेना यानी कि उन्होंने कहा था, कथित मासिता मतलब कहा था, कथित अस्मिता था, तेना मतलब उन्होंने, तेना मतलब उन्होंने, कथित मतलब कहा था, कथित मतलब कौन कहा था? महात्मा बुद्ध। किनके बारे में? पटना के बारे में। यदम मतलब यह ग्राम्यम मतलब ग्राम, महानगरम यानी कि भविष्य में यह महानगर बनने वाला है। यह क्या बनने वाला है? ग्राम्यम मतलब ग्राम, महानगरम मतलब महानगर, भविष्य मतलब भविष्य, किंतु कलहस्य मतलब लड़ाई झगड़ा, अग्निदाहस्य मतलब आग से, जलपुरस्य मतलब जल से, च मतलब और, भयावह सर्वक्रांता रहेगा। आने की लड़ाई झगड़ा के मामले में, आग लगने के मामले में, दहाड़ से, बाढ़ से हमेशा यह क्रांतित रहेगा, भयभीत रहेगा। कौन? पटना। अब सही में है, कई बाढ़ आता है, कोचिंग संस्थान डूब जाता है। पटना में जब भी पानी आएगा बाढ़, तब कोचिंग में हिल जाता। कोचिंग में इतना पानी, इतना पढ़ाएगा टीचर। तो हम जहां पर पढ़ते थे नहीं, यहाँ से ऑनलाइन क्लास लिए थे, तो यहाँ पानी कोचिंग संस्थान में, खान सरला में, खान सर तो ऊपर बिल्डिंग में पढ़ाते हैं, है ना। खान सर हम सब देख लें बुआ, खान सर बिल्डिंग में, जो हमारे सर पढ़ाते नीचे में ग्राउंड पे, मतलब तो उनका बिल्डिंग 5 मंजिला है, तो वो तो ऊपर है, तो नीचे पानी मतलब रोड पर, बस खत्म। तो देखो उनका भविष्यवाणी कितना है कि बताओ, हमेशा पटना में लड़ाई झगड़ा होते रहता है कि नहीं? बाढ़ आते रहता है और अग्नि आग लगते रहता है, इसमें कोई कमी नहीं है। और असल बात क्या कि यह आने वाला समय में यह गांव क्या बनेगा? महानगर बनेगा। महानगर है कि नहीं? महानगर है कि नहीं? तो बोलो यहाँ पर चलिए,
तो देखो तो किसने भविष्यवाणी किया था, किसने भविष्यवाणी किया था कि आने वाला समय में पाटलिग्राम वह महानगर बनेगा। किसने भविष्यवाणी किया था, किसने भविष्यवाणी किया था, किसने बउआ भविष्यवाणी किया था, भविष्यवाणी किया था, किसने भविष्यवाणी किए थे, किसने भविष्यवाणी किए थे कि आने वाला समय में, आने वाला समय में यह महानगर बनेगा, यह महानगर बनेगा, यह महानगर बनेगा। तो किसने बोला था, महात्मा बुद्ध। किसके बारे में बोले थे, पाटलिग्राम के। किंतु परंतु वह किससे यह सर्वक्रांतित रहेगा, त्राहिमाम करते रहेगा। वह आग बाढ़ लड़ाई कलह, देखो क्या क्या हुआ, क्या क्या है, कलहस्य मतलब लड़ाई झगड़ा, कलहस्य मतलब अग्निदहस मतलब आग से, कलह से आग से, जल से, कलह याग जल से, कलह याग कलह नहीं बोलते हैं, हम कलह ये करते रहे, एकदम जोर दे रहे, लड़ाई झगड़ा ना है ना। कलह, उसके बाद अग्नि, क्या हुआ अग्नि, उसके बाद जल, क्या हुआ जल। तो आग लड़ाई आग जल, कौन बहुत सर्वक्रांतित रहेगा, मतलब सर्वक्रांतित रहेगा, कौन पटना। तो बताइए, लेकिन बोले थे कि पटना आने वाला समय में एक दिन महानगर बनेगा, एक दिन क्या बनेगा, महानगर बनेगा। लेकिन आग से, पानी से, लड़ाई झगड़ा से हमेशा यह भयभीत रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, भयभीत रहेगा, पटना। किनका स्टेटमेंट है, महात्मा बुद्ध का, किनका स्टेटमेंट है, महात्मा बुद्ध का, कि आने वाला समय क्या बनेगा, महानगर बनेगा। परंतु यह किससे सर्वक्रांतित रहेगा, लड़ाई कलह अग्नि जल से, कलह अग्नि जल से, समझ गया ना। आगे समझिए इतना दूर ना, आगे कलांतरेण पाटलिग्राम एवं पाटलिपुत्र तक थी। यही कलांतर में जा करके पाटलिग्राम क्या कहलाया, पाटलिपुत्र कहलाया। कलांतरेण मतलब आगे चलकर, कलांतरेण मतलब आगे चलकर, पाटलिग्राम मतलब यही पाटलिग्राम एवं पाटलिपुत्र मत कथती। यानी इसी कलांतर में आने वाला समय में, आने वाले समय में अभी पाटलिग्राम को हम किस नाम से जान रहे हैं, पाटलिपुत्र के नाम से, पटना के नाम से जान रहे हैं, किस नाम से जान रहे हैं, पटना के नाम से। नदूर क्लियर है। आगे चंद्रगुप्त मौर्य काल यस्य नगरस्य वैभवम शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्युत्कृष्टतम सिद्धतम यूनान राजदूतम मेगार्थिनम स्वस्मरणेषु लिप्यति। हम समझिए प्रेम से, चंद्रगुप्त मौर्य काले यस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्यंत उत्कृष्टम सिद्धता यूनान राजदूता मेगास्थनिज स्वस्मरणेषु लिप्यति। यानी कि अब देखो यहाँ पर क्लियर, इतना ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया है। बताओ सभ्य बन रहा है कि नहीं है, बन रहा है ना। यानी अब देखिए, अब कहानी टर्निंग ले रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय क्या करा, चंद्रगुप्त मौर्य काले मतलब चंद्रगुप्त मौर्य काले, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, यश मतलब इसका, मतलब अर्थ मतलब इसका, मतलब किसका, पटना का, किसका, नगर से मतलब नगर से किसके लिए आया है, पटना के लिए। शोभा किसके लिए आया है, पटना के लिए। रक्षा व्यवस्था किसके लिए आया है, पटना के लिए। अति उत्कृष्टता से यूनान राजदूत मेगास्त्रिज स्वस्मरणेषु लिप्यति। यानी कि यूनान के राजदूत, यूनान के राजदूत, यूनान के राजदूत कौन था, मेगास्थनी। यूनान का राजदूत कौन था, यूनान का राजदूत कौन था, इन्होंने हुआ स्मरण ग्रंथ में, कौन सा ग्रंथ में, स्मरण ग्रंथ में लिखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, अस्य मतलब इसका नगर, इसका हुआ नगर शोभा
और रक्षा व्यवस्था और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट था। यति उत्कृष्ट था। तो परीक्षा में आएगा कि किसके शासनकाल में पटना की शोभा और रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट था। किसके शासनकाल में, देखो ये बन रहा होगा, किसके शासनकाल में पटना नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट था। मौर्य के समय। किसके समय में? हाँ, बुआ चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पटना की जो शोभा था एकदम सौंदर्य की, देखते एकदम आई हम तोरा चाहा ही बट हम तोरा नहीं चाहा तू चाह चाहे मत चाह, कोई लेना देना नहीं। कैसे हुआ? नहीं कोई दिक्कत है, वो हमारा ध्यान वहीं पर चल जाता है जो आप सोच रहे होंगे। क्या समझ ही रहा? समझ रहे ना? बस वो क्यों हमारा ध्यान में जाता। चलिए शांत होने, कुछ नहीं बोल रहे हैं, जल्दी जल्दी बोल रहे हैं तो फिर हमारा बात आ जाना। चलिए चलिए चलिए, यूनान का राजदूत कौन था बउआ? मेगास्थनीज। यूनान का राजदूत मेगास्थनीज किस देश से आया था? यूनान के बारे में पढ़े थे। अतः यूनान कौन से महादेश में? यूनान पर कौन शासन किया हुआ था? तुर्की, है ना। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। लेकिन 4th चैप्टर जब पढ़ रहे थे, तुर्की के खलीफा को अपमानित किया, बेइज्जत किया, गद्दी से तब भारतीय मुसलमानों को यह बात बहुत ही क्या लगा? बुरा लगा। तब उसी समय बउआ अंग्रेजों खिलाफ भारतीय मुसलमान हो गया। उसी समय तुरंत एकदम तड़ाकेदार महात्मा गांधी जी कहते हैं, भारतीय लोग हिंदुओं को क्या करो? साथ दो। भारतीय लोग हिंदुओं को क्या करो? सॉरी मिस्टेक किया। भारतीय लोग मुसलमानों क्या करो? साथ दो। चलिए, तो वह यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज, जो अपने असली ग्रंथ में लिखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो पटना नगर की शोभा था एकदम देखने योग्य था, और उसका रक्षा व्यवस्था मतलब शासन राजनीति किस प्रकार विधि विधान यानी किस प्रकार चल रहा था पटना, तो वह व्यवस्था एकदम अति उत्कृष्ट था। अति उत्कृष्ट। तो परीक्षा में पूछेगा, देखो परीक्षा में पहला क्वेश्चन, यूनान का राजदूत कौन है? दूसरा क्वेश्चन, मेगास्थनीज कहाँ से आया था? किसके शासनकाल में पटना की रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट था? या पूछेगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय पटना का रक्षा व्यवस्था क्या था? अति उत्कृष्ट था। बस ये वाला लैंग्वेज पूछेगा, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पटना नगर का शोभा और रक्षा व्यवस्था कैसा था? यति उत्कृष्ट। देखो ये आंसर बन रहा होगा, यति उत्कृष्ट बन रहा ना। क्वेश्चन नंबर 44, अति उत्कृष्ट, यति उत्कृष्ट, यति उत्कृष्ट। आगे समझिए, आगे बुआ। यस्य नगर से वैभव प्रियदर्शनी अशोकीय समझिए सुतुरा समृद्धम। और वह राजा अशोक के समय, देखो अश्य मतलब इसका, नगर से मतलब नगर का, पटना नगर का वैभव प्रियदर्शनी अशोक से मतलब राजा अशोक के समय सुतुरा समृद्धम, यानी वह पटना नगर का समृद्ध। तो इस नगर का ऐश्वर्य अशोक प्रियदर्शी के कार्य में सबसे अधिक समृद्ध हुआ। तो पटना किसके समय में, किसके शासनकाल में अधिक समृद्ध हुआ? समृद्ध मतलब और विकसित हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ, डेवलप हुआ। तो वह पटना किसके समय में किसके शासनकाल में समृद्ध बना? अशोक के समय। पटना किसके समय में? पटना किसके शासनकाल में? किसके शासन काल में और अधिक समृद्ध हुआ, किसके समय में? है ना, अशोक सम्राट अशोक के समय, सम्राट अशोक के समय, अभी तक राजा सब हुआ, लेकिन अशोक सम्राट जैसा राजा कोई नहीं हुआ।
मैं इस राजा को मानता हूँ। अकेले अगर कोई राजा हमें चुनने कहेगा तो मैं अशोक सम्राट को चुनूंगा। कोई राजा सब फेल। राजाओं में राजा अशोक सम्राट, हम इसको मानते हैं। छत्रपति साहू राजा राजा के बारे में बोल रहे हैं, समझ गए ना। छत्रपति साहू जी महाराज, सम्राट अशोक, समझ गए ना। सबसे ज्यादा अगर महात्मा बुद्ध को धर्म को प्रचार प्रसार किए, सम्राट अशोक धर्म को रक्षा किए, तो वो चलो बहुत इनके बारे में छोटा हूं, बस ये समझ रहे हैं ना कि राजा अशोक सम्राट के समय हुआ पटना जो और समृद्ध हुआ। क्या हुआ? तो परीक्षा में आएगा कि पटना किसके शासनकाल में और समृद्ध हुआ? सम्राट अशोक के समय। सम्राट है अशोक के समय, सम्राट है तो अशोक सम्राट नहीं बोला, सम्राट अशोक बोला जाता है, सम्राट अशोक बोला जाता है। सम्राट अशोक अशोक सम्राट नहीं बोला जाता है, सम्राट अशोक, सम्राट है अशोक। चलिए एक पैराग्राफ क्या हो गया? खत्म। टाइम कितना हुआ बुआ? 8:30 ना, आधा घंटा में हम टाइम कर देंगे। क्या? हाँ जी, झूठ मत बोला। तुम्हारे में फास्ट है तो हम क्या करें? 40 वाले हुए मतलब। चलिए देखो हम कोशिश करते खत्म हो जाए। एक बार और फास्ट बोलते हैं, है ना। जो भी करेंगे ठोस करेंगे, उड़िया नहीं देंगे। जाइए, इसको आज खत्म करना है तो खत्म करना है, चाहे 10 बज जाए, चाहे कितना बज जाए। हाँ चलिए एक बार फिर से बोलिएगा, पाटलिपुत्रम वैभवम। चलिए एक बार फिर फुहारा मार रहे हैं। चलिए बोलिए, बिहार राज्य की राजधानी पटना, बिहार राज्य की राजधानी पटना। सभी कालों में कौन अपने महत्व को धारण किया हुआ? पटना। सभी कालों में कौन अपने महत्व को धारण किया हुआ? पटना। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना? 2500 वर्ष। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना? 2500 वर्ष। पटना किस ओर अपने ओर ध्यान को आकर्षित करता है? धार्मिक क्षेत्र, राजनैतिक क्षेत्र और भौगोलिक क्षेत्र। पटना में कौन कौन से विदेशी यात्री आए? सिंह। चलिए पटना कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ? गंगा नदी किनारे। कुटनी मता के कवि कौन है? दामोदर गुप्त। पृथ्वी का तिलक किन्हें कहा जाता है? कुलगुरु कौन सा महानगर है? पटना। स्थानन की संज्ञा किसे दिया गया? पटना को। महात्मा बुद्ध के समय पटना क्या था? पाटलिग्राम। महात्मा बुद्ध कहाँ अनेकों बार आए? पाटलिग्राम में। किसने भविष्यवाणी किए थे कि आने वाला समय में यह महानगर बनेगा? चलिए, परंतु यह किस से खतरा बना रहेगा? कला अग्नि जल, कला अग्नि जल से। लड़ाई झगड़ा आग और पानी से। चलिए, यूनान के राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। अपने स्मृति ग्रंथ में क्या लिखा है? चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर का शोभा और रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट था। अगला, पटना किसके समय और समृद्ध बना? सम्राट अशोक के समय। अगला पैराग्राफ है, बहुकालम पाटलिपुत्र से प्राचीनम सरस्वती परंपरा पर्वतते इसी राजशेखरम स्व काव्यमानसम नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ सादर स्मृतम। चलिए अब यहाँ पर एक कवि और आ रहा है, एक कवि और आ रहे हैं। पहला कौन कवि आए बउआ? दमदमा। क्या करेंगे? अधूरी इला। देखो ऐसे याद रहेगा, नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा हमेशा। दमदमा के क्या करेंगे? यानी कि दामोदर गुप्त, दामोदर गुप्त, दामोदर गुप्त कौन से ग्रंथ के रचनाकार है? कुटनी मताख्य, कुटनी मताख्य। यानी कुटनी मताख्य के कवि कौन है? दूसरा ग्रंथ यार देखिए, बहुकालम, बहुकालम, बहुकालम मतलब हुआ लंबे समय तक, लंबे समय तक। पाटलिपुत्र से मतलब पटना, प्राचीन मतलब प्राचीन, सरस्वती परंपरा, सरस्वती परंपरा, सरस्वती यानी कि विद्या का नामांतर मतलब सॉरी उल्टा, हाँ सरस्वती परंपरा प्रवर्तते इति राजशेखरम स्व काव्यमानसम नामिक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ शारदा स्मृतम। यानी कि बहुकालम मतलब हुआ लंबे समय तक,
पाटलिपुत्र से मतलब पटना, पाटलिपुत्र से मतलब प्राचीन मतलब प्राचीन, सरस्वती परंपरा यानी विद्या का केंद्र, पर्वत इति राजशेखर यानी कि राजशेखर नाम के कवि पटना के बारे में बताते हैं कि पटना है जो एक लंबे समय से विद्या का केंद्र बना हुआ, विद्या का केंद्र कौन सा नगर बना हुआ? पटना विद्या का केंद्र कौन सा नगर बना हुआ? कौन लिखते हैं भैया? राजशेखर। कौन लिखते हैं? राजशेखर नाम के कवि, शिक्षा प्रमुख ग्रंथ साद्र स्मृति, यानी कि बहुत लंबे समय तक पाटलिपुत्र में प्राचीन सरस्वती परंपरा ही प्रचलित थी। ऐसा राजशेखर कामीमांसा नामक अपने प्रमुख शिक्षा ग्रंथ में सादर स्मरण करते हैं। चलिए, तो वो एक बुक का नाम आ गया, स्व कामीमांसा लिखा हुआ ना, राजशेखर स्व कामीमांसा। तो स्व कामीमांसा के लेखक कौन है? राजशेखर। स्व कामीमांसा के लेखक कौन है? स्व काव्य मीमांसा पुस्तक का नाम है स्व काव्य मीमांसा। ग्रंथ के लेखक कौन है? देखो स्व काव्य मीमांसा, अब देखो कैसे याद करेंगे। स्व काव्य मीमांसा, स्व देखो याद करेगा। स्व काव्यमीमांसा के कवि कौन है? लेखक राजशेखर। याद कैसे करेंगे? आधा से आधा रहे। बताइए, जहां पर राजा का शासन होता है तो स्वयं शासन पर शासन करता है कि कोई दूसरा करता है? है। राजा रहेगा तो बताइए प्रजा के बात चलेगा कि राजा के चलेगा? तो राजा स्वयं राज करेगा। तो राजा स्वयं स्व कामीमांसा कवि कौन है? राजशेखर। कुटनी मताख्य दामोदर स्व कामीमांसा राजशेखर स्वयं राज करेंगे। स्व कामीमांसा कवि कौन है? राजशेखर। बताइए दूसरा कोई राज करेगा? और जहां पर राजतंत्र है वहां पर बताइए जनता लोकतंत्र चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा, डेमोक्रेसी चलेगा? नहीं चलेगा। स्वयं राजा का शासन प्रशासन रहेगा। तो बताइए याद हो गया ना? स्व कामीमांसा कवि कौन है? अब ये लिखते अपने स्मरण ग्रंथ स्व कामीमांसा में कि वह पटना है जो प्राचीन ग्रंथों से विद्या का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर अनेक विद्वान पढ़े। अब कौन कौन से विद्वान पढ़े देखो, और अब नीचे देखो। यत्रोपवर्ष पाणिनि पिंगलम व्याडी बररुचि पतंजलि इछि परिचिता ख्यातिम पूजिगम्बु। देखिए फिर से पढ़ते हैं। यत्रोपवर्ष भावी पाणिनि पिंगलम व्याडी बररुचि पतंजलि इह परिच्छता ख्यातिम पूजिगम्बु। बस ऐसे समझिए, ऐसे लिखा ले तो हम क्या करें? हम संस्कृत के विद्वान थोड़े हैं। देखो अब समझिए, बस यहां से क्या कर हुआ कि स्वयं अपने स्मरण ग्रंथ में राजशेखर कहते हैं कि पटना में अनेक विद्वानों ने रहकर अपने शिक्षा को जारी रखे। अपनी शिक्षा क्या रखे? मतलब सिर्फ यहाँ पर स्टडी किए। अभी भी बउआ कहाँ? पटना पढ़े जी। वो बिहार शरीफ के बाद क्या? पटना के बाद दिल्ली के बाद विदेश, लंदन, दिल्ली के बाद विदेश और कुछ? दिल्ली के बाद और कौन है? ये नहीं है बिहार में है। विदेश, दूसरा अदर कंट्री पढ़े जाएंगे। केरल। चलो, तो वो यहाँ पर काव्यमीमांसा में स्वयं राजशेखर कहते हैं कि यहाँ पर अनेक विद्वानों ने, अनेक कवियों ने शिक्षा ग्रहण किए हैं। अब कौन कौन किए हैं देखो इसमें लिया। पहला पाणिनि। कौन बउआ? अब संस्कृत का जनक किन्हें कहा जाता? पाणिनि को। तो पाणिनि स्वयं अध्ययन किए हैं। पाणिनि। तो बताइए पहला कौन? चलिए
तो पहला हुआ पाणिनि, पहला कौन, और दूसरा हुआ पिंगल, दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, और उसके बाद पतंजलि, क्या है बुआ, पतंजलि, पतंजलि कौन है बुआ, पतंजलि, पतंजलि कौन है बुआ, पतंजलि कौन है बुआ, उसके बाद पिंगल लिखा दिया ना, पतंजलि बिहारी बर रुचि, बर रुचि पतंजलि। चलिए पहला कौन है बुआ, पाणिनि, पहला क्या है, दूसरा पिंगल, दूसरा पिंगल, और तीसरा पतंजलि। यहाँ पर क्या किए हैं, ये अध्ययन किए हैं, क्या किए हैं, ये अध्ययन किए मतलब पढ़े, ख्याति को प्राप्त किए हैं, ख्याति क्या किए हैं, प्राप्त किए हैं, ज्ञान को अर्जित किए, ज्ञान को क्या किए हैं। पाणिनि पिंगल बर रुचि पतंजलि, पाणिनि पिंगल, हाँ पाणिनि पिंगल बर रुचि पतंजलि, बर रुचि, 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 बर रुचि पतंजलि, बर रुचि पतंजलि, बर रुचि, बर रुचि। तो पहला पाणिनि, पहला, पहला, दूसरा, दूसरा, तीसरा बर रुचि, तीसरा बर रुचि, चौथा। अच्छा, योग दर्शन के प्रवर्तक किसे कहा जाता है, पतंजलि को। परीक्षा में आएगा, योग दर्शन के प्रवर्तक किसे कहा जाता है, योगा कौन सिखाते हैं, पतंजलि। और संस्कृत का जनक किन्हें कहा जाता है, संस्कृत का जनक है ना, पिंगल। चलिए बर रुचि, बाकी बस इतना है। तो वो यहाँ पर ये सभी विद्वान संस्कृत के विद्वान है, किसका विद्वान है, और यहाँ पर ये अध्ययन जारी किए, ख्याति प्राप्त किए, कहाँ पर प्राप्त किए, पटना में। ये कौन बता रहे हैं, राजशेखर, राजशेखर का कौन सा पुस्तक है, स्वकाममीमांसा, स्वकाव्य। ये अपने स्मृति ग्रंथ में बता रहे हैं कि अरे स्वकाममीमांसा ना, ये ग्रंथ का नाम है, क्या नाम है, ये स्वयं कौन लिखे, राजशेखर। ये अपने सब तिड़ बिला रहे, पढ़ रहे हैं, पढ़े मन कर रहा है। स्वयं राजशेखर अपने पुस्तक में बता रहे हैं कि यहाँ पर वह अनेक विद्वानों ने अपनी शिक्षा को प्राप्त किए हैं, जैसे पाणिनि हो गए, पिंगल हो गए, बररुचि हो गए, पतंजलि हो गए, ये सभी। चलिए आगे सुनिए, अब आगे हुआ कति येषु, अब देखो हमको खत्म करना है जल्दी, बहुत हो रहा है। अभी नहीं बजा है, बस शांत रहिए। कति येषु, हमको खत्म होगा तो ये छूट होगा, बस शांत रहिए। कति येषु, कतिपेषु प्राचीन, आज लटका देंगे तो फिर कल वो तिरबिरा जाएंगे, तो हमको मन घिनमिना जाएगा, और जब घिनमिना जाएगा तो फिर से पढ़ाएंगे, तो उस लेवल से नहीं पढ़ा सकते ना, इसलिए आज को हमको खत्म करना है। कतिपेषु, कतिपेषु प्राचीन संस्कृतेषु पुराणदिशि पाटलिपुत्रस्य नामांतरम कुसुमपुरम, कुसुमपुरम व पारपत्य। चलो कतिपेषु, कतिपेषु यहाँ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, यानी कि पटना के बारे में प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराणों में पटना का नामांतर भिन्न भिन्न मिलता है। यानी प्राचीन ग्रंथों में, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराणों में पटना का नाम अन्य नाम मिलता है, जैसे कुसुमपुरम, कौन सी बउआ है ना, पुष्पपुर, सिंपल बोलिए पुष्पपुर, पुष्पपुर। पुष्पपुर किसे कहा गया, पटना को, पटना का नाम क्या है, पुष्पपुर, पुष्पपुर। उसके बाद कुसुमपुर, कौन बउआ, कुसुमपुर ना, हाँ कुसुमपुर आज रख सकता है ना, कुसुमपुर मैया का नाम है ना, हाँ तो कुसुम, कुसुम नाम है, तो कुसुमपुर। अच्छा कुसुम ये क्या पर्यायवाची शब्द है, फूल का पर्यायवाची शब्द है कुसुम, क्या, अच्छा कुसुमपुर किसे कहा गया है, पटना को। पुष्पपुर भी किसे कहा गया है, पटना को। आगे सुनो, तो प्राचीन ग्रंथों में, प्राचीन ग्रंथों में और प्राचीन पुराणों में पटना का और कौन सा नाम मिलता है, पुष्पपुर और कुसुमपुर, पुष्पपुर और पुष्पपुर और पुष्पपुर और पुष्पपुर और, एकदम जबरदस्ती पढ़ रही है मैया। दिन के सुते हैं ना जी, आज सुते दिन के, झूठ मत बोलो,
नहीं सोते थे दिन में? नहीं जाओ ये दिन भर बना कौन सी दिन भर लगा दिए थे? मतलब अथी कर रहा है उधर से गए थे स्कूल? अच्छा तो मेला नहीं चलिए, हाँ उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, पहले पढ़िए बस, इस क्लास में नहीं डिस्टर्ब हो जाए। चलिए, तब पटना को प्राचीन ग्रंथों में या प्राचीन पुराणों में अन्य नाम से भी जाना जाता है। इसे पुष्पपुर, कुसुमपुर, पुष्पपुरा और कुसुमपुर। तो इसका इतिहास क्या है पढ़ेंगे, देखो आगे देखो। यनेन ज्ञाते यत्त नगरस्य समीप पुष्पानम बहुलम उत्पादम भविष्य, यानी इसका नाम हुआ पुष्पपुर ही क्यों रखा गया, कुसुमपुर ही क्यों रखा गया, क्योंकि अनेक प्राचीन काल में हुआ यहाँ पर फूलों की खेती होता था। क्या होता था? देखो आनेन ज्ञात थे, यानी कुछ प्राचीन ग्रंथों में देखो आनेना मतलब पता चलता है, आनेना ज्ञाते मतलब पता चलता है, यथा मतलब इस नगरस्य मतलब नगर का, समीप मतलब समम, यानी पटना पाटलिपुत्र नगर यानी पाटली ग्राम के निकट ही पुष्पानम यानी पुष्प की बहुल उत्पादनम यानी बहुत बड़े पैमाने पर पाटली ग्राम के निकट ही बहुत बड़े पैमाने पर भवती अस्मा यानी फूलों की खेती होता था। किसकी खेती होता था? तब पटना में फूलों की खेती होने के कारण ही इसे क्या कहा गया? ये नहीं, बहुत बड़े पैमाने पर फूल की खेती, बहुत बड़े पैमाने पर किसकी खेती हुआ? फूल की खेती, इसलिए इसका नाम क्या है? पुष्पपुरिया कुसुमपुर, पुष्पपुरिया। आगे देखो, पाटलिपुत्र, आगे शब्द पाटलिपुत्रम इति शब्दम पाटल पुष्पानम, पाटल पुष्पानम। अब देखो पाटलिपुत्र है अल्लाह, यानी पटना शब्द जो बना है पाटल से बना है। किससे बना है? पाटलिपुत्र मिति शब्दो यपि पाटल पुष्पानम, यानी वो पटना जो शब्द बना है किससे बना है? पाटल शब्द है। परीक्षा में आएगा, उसमें देखो छपा हुआ होगा कि पाटलिपुत्र किससे बना है, पाटलिपुत्र शब्द किससे बना है? अरे पाटलिपुत्र शब्द किससे आया है? पाटल का अर्थ क्या होता है? पुष्प। पाटल का अर्थ अच्छा पुष्प क्यों ही हुआ? क्योंकि इसे बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर फूलों की क्या होता था, इसलिए इसे क्या कहा गया? पुष्पपुर या पाटल। तो पाटलिपुत्र किससे निकला हुआ? पाटल से नहीं मिला। चलो मिल गया। आगे देखो ए हल्लन पाटलिपुत्र मिति शब्दों अपि पाटल पुष्पानम पुतलिका रचनामा श्रीतस्य परिचलित है। यानी कि वो पाटलिपुत्र पटना पाटलिपुत्र का जो नाम आया है पाटल पुष्प से आया। कौन सा पुष्प से हुआ? पाटल पुष्प कहा जाता था उसे। आगे शरद काले, अब इतिहास में आ जाइए। शरद काल में, शरद मतलब समझता है ठंडा के मौसम में, शीत ऋतु में। कौन सा ऋतु में? शरद काले मतलब शीत ऋतु में। कौन सा ऋतु में हुआ? शीत ऋतु में। कौन सा ऋतु में? शीत ऋतु में नगरे अस्मिना मतलब पटना नगर में कमौदी महोत्सव मनाया जाता था। कौन सा महोत्सव? तब वह पटना में शीत ऋतु में कौन सा महोत्सव मनाया जाता था? कौन सा महोत्सव? बोला कमौदी। देखो छप्पल है कमौदी, बन गया इला। शरद काल में कौन सा महोत्सव मनाया जाता था? इति महाने समारोह गुप्त शासन काल अतिवा प्रचलित, यानी कमौदी महोत्सव मनाया जाता था गुप्त वंश के शासन काल में। कौन सा वंश के शासन काल में? गुप्त वंश के शासन काल में। गुप्त वंश के शासन काल में। तो परीक्षा में आएगा गुप्त वंश के शासन काल में कौन सा महोत्सव मनाया जाता था? कौन सा महोत्सव? अच्छा, कमौदी महोत्सव किससे जुड़ा हुआ था? पुष्प से। कमौदी महोत्सव किससे जुड़ा हुआ था? पुष्प से। और कौन सा ऋतु में? शरद ऋतु में। कौन सा ऋतु में? शीत ऋतु में। कौन सा ऋतु में? शीत ऋतु या शरद ऋतु एक ही है। तो शीत ऋतु में कमौदी महोत्सव मनाया जाता था। कमौदी महोत्सव किससे जुड़ा हुआ है? फूलों से। अब यहाँ कौन सा शासन काल में
गुप्त वंश के शासनकाल में। कौन सा शासनकाल में? जैसे यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है। चलो, पटना का यह नाम कौन कौन है? पुष्पपुर, कुसुमपुर। पुष्पपुर यार, पुष्पपुर यार। पटना का यह दो कौन कौन सा नाम है? पुष्पपुर, कुसुमपुर। चलिए, पाटलिपुत्र शब्द किससे बना है? पाटल से। पाटलिपुत्र शब्द किससे बना है? पाटल से। पाटल का अर्थ क्या होता है? पूछो। अब वह चलिए, शरद काल में, कौन सा काल में? कौन सा महोत्सव मनाया जाता था? कमौदी महोत्सव। कौन सा महोत्सव? कमौदी महोत्सव। किसके शासनकाल में? गुप्त वंश के शासनकाल में। गुप्त वंश के शासनकाल में कमौदी महोत्सव किससे जुड़ा हुआ है? पुष्प से। अब होता क्या था, सभी किसान फूलों की खेती करेगा, मेला लगेगा, मेला, और सब वो अपने अपने डाली में सजा कर रखेगा। राजा आएगा, देखेगा किसका फूल अच्छा है, उसको गिफ्ट देगा, उपहार देगा। तो ये होता था, मेला लगता था। वह हुआ कमौदी महोत्सव। कौन सा महोत्सव? गुप्त वंश के आएंगे राजा, और वहां पर देखेंगे किसका फूल सबसे खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है, उसको वो अच्छा लगेगा तो उन्हें उपहार से सम्मानित किया जाएगा। बस यही कमौदी महोत्सव है। कौन सा महोत्सव? हाँ, अन्य फूलों से बुआ ये क्या 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 मेला, फूलों का मेला है, फूलों का मेला। चलिए, कि मेला दिलों का आता है एक बार, या के चला जाता है। नहीं देखा, चलिए बस। चलिए, पटना का अन्य नाम कौन कौन है? पुष्पपुर, कुसुमपुर। पुष्पपुर और कुसुमपुर। पाटलिपुत्र शब्द किससे बना है? पाटल शब्द। चलिए, कमौदी महोत्सव कौन सा ऋतु मनाया जाता था? शरद ऋतु में। शीत ऋतु या शरद ऋतु में। किसके शासनकाल में? गुप्त वंश के शासनकाल में। कमौदी महोत्सव किससे जुड़ा हुआ है? फूलों से। आगे सुनिए। तत्र सर्वे जना, मतलब तत्र मतलब तत्र क्या हुआ? तत्र मतलब वहां, तत्र मतलब वहां ना, यत्र तत्र यहाँ वहां। तत्र मतलब वहां, सर्वे मतलब सभी, जना मतलब लोग, आनंद मग्न, एकदम सभी लोग आनंद मग्न अभुवन होता है। यानी कि जब ये महोत्सव होता था, कमौदी महोत्सव, तो सभी लोग आनंद मग्न होते थे। संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तदृश्य एवं समारोह दृश्य। यानी जिस प्रकार आज हम सभी, जिस प्रकार आज सभी कौन सा पूजा मनाते हैं? दुर्गा पूजा। बताइए, आज हम सभी कौन सा पूजा मनाते हैं? दुर्गा पूजा। बताइए, दुर्गा पूजा के समान पटना में कौन सा महोत्सव मनाया जाता था? अच्छा, कमौदी महोत्सव। अरे आज हम सभी वर्तमान में दुर्गा पूजा जिस प्रकार मनाते हैं ना, उस प्रकार पटना में प्राचीन काल में कौन सा महोत्सव मनाया जाता था? दुर्गा पूजा के समान कौन सा महोत्सव मनाया जाता था? और आज दुर्गा पूजा मना, इसमें देखो छपल होगा ये क्वेश्चन। दुर्गा पूजा के समान है, दुर्गा पूजा के समान पटना में कौन सा महोत्सव मनाया जाता था? कमौदी महोत्सव। जिस प्रकार आज वर्तमान समय में दुर्गा पूजा मनाते थे, वो दुर्गा पूजा मनाते, लेकिन वहाँ पटना पर फूलों से संबंधित प्रकृति